हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, इसको हम देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। ये जो है ना, इस वीडियो का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था सर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है ना। हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन दिया था कि भाई इस चैप्टर को हम क्यों पढ़े, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, इस चैप्टर को मतलब क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ना तो है भाई साहब, ठीक है। इससे पहले मैंने 28 अप्रैल को 28 अप्रैल है ना को मैंने एक बेसिक्स केमिस्ट्री का, आप इसे रसायन विज्ञान कहते हो, रसायन विज्ञान का एक मैंने बेसिक लेक्चर दिया था। 1 घंटे का लेक्चर था। अगर आप उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखे हो तो आप उस लेक्चर को एक बार प्लीज जाकर देख लेना। उस लेक्चर में मैंने पूरा आपको केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो क्यों आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। रीजन इधर क्या था बच्चों कि क्लास 10 की केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें क्लास 9 तक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कुछ हमें बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए, कुछ शब्द पता होना चाहिए, तत्व क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, परमाणु क्या होता है। अगर ये पता है तो आप रसायन विज्ञान में अच्छा करोगे, ठीक है। तो मैंने 28 तारीख को जो लेक्चर अपलोड हुआ था है ना, 1 घंटे का लेक्चर होगा। रसायन विज्ञान स्टार्ट करने से पहले आपको उसे पढ़ना था, ठीक है। तो आप उसे पढ़ लेना। अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो भाई काम करो, इस वीडियो को अभी रहने दो, जाकर उस वीडियो को देख लो एंड फिर इस वीडियो को स्टार्ट करना, ठीक है। और पहली बात एक और बता देता हूं कि ये जो वीडियो है ना रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ रखा, आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे और हम कुछ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं। तो चलिए मैं थोड़ा इसको रफ कर देता हूँ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। भाई साहब हमें पढ़ना क्या है। तो बच्चों देखो, आज जो है ना हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। आज बच्चों क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, है ना। प्रकार किसका सर, रासायनिक अभिक्रिया का। मैं यहाँ इसको, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के बच्चों हम क्या करेंगे, प्रकार पढ़ने वाले। तो हमारा जो पहला प्रकार आता है बच्चों वो हम तो पहले बात तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये हमें पता है। क्या सर, हमारे डेली लाइफ में बहुत से ऐसे चेंजेस होते हैं ना जिसमें हमें रंग में परिवर्तन आता है, गैस में परिवर्तन आता है, तापमान में परिवर्तन आता है ना। ये सारे जो प्रोसेस होते हैं जस्ट लाइक केमिकल रासायनिक अभिक्रिया है ना। तो हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लेने के बाद कोई भी चीज़ का आपको प्रकार पढ़ना पड़ता है। प्रकार यानी कि सर टाइप्स, कि भाई ये कितने तरह का होता है। बात करते हैं बच्चों परिभाषा के आधार पर। देखो परिभाषा के आधार पर हम बात करें तो परिभाषा के आधार पर आप खुद बना सकते हो। कैसे सर, परिभाषा इसकी क्या होगी। देखो पता है आपको, परिभाषा के आधार पर हमारे यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में और हमारे बिहार बोर्ड में, है ना, क्वेश्चन आ रखा है। यूपी बोर्ड में बच्चों 2019 में क्वेश्चन आया था और सीबीएसई बोर्ड में 2009 में क्वेश्चन आया था जब आप धरती पाए भी नहीं थे, और बिहार बोर्ड में आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो परिभाषा इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और परिभाषा आपको रटनी नहीं है, मैं जो बताऊंगा ना उसी से आप परिभाषा बना लोगे। तो परिभाषा के आधार पर सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इन सब में क्वेश्चन आ रखा है। तो परिभाषा क्या होती है, परिभाषा बहुत सरल होती है बच्चों इसकी, सरल मत लिख देना, परिभाषा बहुत इसकी सिंपल होती है। जब दो ए है, ये बी है, ये अभिक्रिया करके एक सी पदार्थ बनाते हैं ना, तो इस तरह का जो अभिक्रिया होती है बच्चों इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे सर, देखो अब ये ए जो होता है ना कोई तत्व हो सकता है, ये भी कोई तत्व हो सकता है। जब एक तत्व दूसरे तत्व के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा तीसरा तत्व बनता है। इस तरह की जो अभिक्रिया होती है ना बच्चों इसको कहते हैं बच्चों संयोजन अभिक्रिया। आप पेपर में क्या बनाओगे, पेपर में बना सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक साथ रिएक्ट करते हैं और एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और मैं काम करूंगा, मैं यहाँ पे अच्छी वाली डेफिनेशन लिख दूंगा, ठीक है। एक्चुअली मैं डेफिनेशन लिख कर लाया हूँ, ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख कर लाया था बच्चों आपके लिए। इसमें लिख रखा है ना कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, अब पदार्थ भी हो सकते हैं, तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं, परस्पर संयोग करके यानी कि रिएक्ट करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसमें जो आपकी अभिक्रिया होती है इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब बच्चों देखो मैंने इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मैंने यूज करे थे। अब वो 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्या होंगे भाई, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपके तत्व भी हो सकते हैं, आपके यौगिक भी हो सकते हैं, ठीक है, तत्व भी हो सकते हैं, यौगिक भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं सर, और वो आपके हो सकता है तत्व और तत्व रिएक्ट कर ले, यौगिक और यौगिक रिएक्ट कर ले। अब वो कौन कैसे रिएक्ट करेगा मैं अब बताता हूं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं, हाँ कर दो सर, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर, हमें देखना 2 तत्वों के बीच अभिक्रिया, ठीक है। हमें ए टाइप से देखते हैं बच्चों, 2 तत्व के बीच अभिक्रिया।
अब जो दो तत्व होंगे ना उनके बीच अगर अभिक्रिया होगी तो सर वो कैसे अभिक्रिया होगी आओ देखते हैं। सर इसके हम उदाहरण से आप समझाओ। देखो हाँ उदाहरण मैं लेता हूँ, मैंने उदाहरण यहाँ पे कार्बन लिया, ठीक है। ये बच्चों आपके एस में होता है, एस को बच्चों तो ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट में रहता है। एंड जो O2 होता है ना बच्चों ऑक्सीजन, ये गैसियस स्टेट में होता है, गैसियस अवस्था में होता है। मैंने बेसिक लेक्चर जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो पदार्थ उसकी 3 अवस्था होती है ना, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था, गैसियस अवस्था। तो ये उन्होंने देखा था। अभी जब ये रिएक्ट करेंगे ना बच्चों तो हमारा CO2 बनाएंगे, ठीक है। और इससे जब CO2 बनता है आपको पता होना चाहिए CO2 जो होता है गैसियस अवस्था में होता है। अब बच्चों देखो, अब देखो यहाँ पे जो कार्बन है पहले सॉलिड था, ऑक्सीजन यहाँ पे गैस है, जो दोनों ने विक्रिया करा तो हमारा तीसरा प्रोडक्ट बना और ये गैसियस प्रोडक्ट बना, है ना। यहाँ पे देखो आपको गैसियस को लोग G डिनोट करते हैं, ठीक है, ठीक है। और भी सर बता दो, हाँ और भी मैं लिख कर लाया बच्चों। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे बच्चों लिखा दूसरा H2 प्लस O2, ये जब अभी क्रिया करेंगे तो बच्चों हमारा H2O बनाएंगे। अब इसमें एक चीज़ देख रहे हो बच्चों, क्या सर, अब इसमें देखो H2 जो होता है गैस होता है, ये भी एक गैस होता है। अब ये दोनों अभिक्रिया करके हमारा क्या बना रहे, द्रव्य बना रहे, द्रव्य यानी कि लिक्विड, ठीक है। इसको बच्चों कहते हैं लिक्विड। मतलब कि सर इसमें क्या हो रहा है, आपकी जो पदार्थ की मूल आवृत्ति है, आवृत्ति इन द सेंस कि सर इसकी जो पहली की अवस्था है ना वो अभिक्रिया के बाद इसकी अवस्था चेंज हो जा रही है। तो पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई साहब सही गलत में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि रिएक्शन से पहले जो पदार्थ की अवस्था होता है, क्या रिएक्शन के बाद पदार्थ की अवस्था बदल जाता है। अब उसमें 4-5 ऑप्शन देगा कि हाँ, नहीं, पता नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये सारे ऑप्शन आपसे आ सकते हैं पेपर में। तो आपको पता होना चाहिए भाई रिएक्शन से पहले जो पदार्थ की अवस्था होती है ना वो रिएक्शन के बाद उसकी अवस्था बदल जाती है। उसका प्राइम एग्जांपल ये है ना। यहाँ पे दोनों गैस में अभी क्रिया के बाद द्रव्य में बन रहे, ठीक है। अब इसको सर संतुलित करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये संतुलित हो जाएगा, है ना। और मैंने पिछले क्लास में संतुलित करना सिखाया था और मैंने आपको एक प्रैक्टिस शीट भी दी थी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। अब मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको उसका क्या करना है सर, उसको सॉल्व करके करना है, ठीक है। 2 तत्वों के बीच अभिक्रिया। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों N2 प्लस H2, ये बने रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपको बताना है, ठीक है। और आपको इसकी सर अवस्था भी लिखनी है। ये अवस्था नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैसा गैस होता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसा गैस होता है। अभी जो हमारा तीसरा पदार्थ बनेगा वो कैसा होगा सर आपको बताना है, ठीक है। फिर आता है दूसरा बच्चों हमारा Fe, Fe को बोलते हैं सर आयरन, और S होता है सल्फर होता है। आयरन आपको पता होना चाहिए ठोस अवस्था में होता है ना। और सल्फर एक गैस होता है, ठीक है। अब ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये रिएक्शन करके कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। मैं जिसका भी कमेंट अच्छा होगा मैं उसको हार्ट भेजूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों 2 तत्वों के बीच में हम लोगों ने देख लिया। अब भाई सब 2 तत्व हो गए, अब 2 हो सकता है 2 यौगिक हो, यौगिक यानी कंपाउंड हो। अब उनके बीच कैसी अभिक्रिया होगी, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 या 2 से अधिक यौगिक के बीच, ठीक है। 2 या 2 से अधिक यौगिक के बीच। बच्चों को मेरी राइटिंग बहुत गंदी ले रही है, कोई बात नहीं बच्चों, इंप्रूव हो जाएगी, हर चीज धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। बात करते हैं बच्चों 2 या 2 से अधिक यौगिक के बीच जब अभिक्रिया होगी तो कैसी अभिक्रिया होगी, तो बता दो सर। तो हाँ बताता हूँ। जैसे देखो बच्चों मैंने एक अभिक्रिया आपको कराई थी पिछली क्लास में, मैंने पिछले क्लास में एक अभिक्रिया कराई थी। अभिक्रिया कौन सी थी सर, आपने कराया था सर बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना यानी कि सर CaO कैल्शियम ऑक्साइड को जब आपने जल से अभिक्रिया कराया था तो आपको बुझा हुआ चूना मिला था CaOH का होल ट्वाइस, और अधिक मात्रा में क्या निकलती है सर उष्मा, ठीक है। उम्मा नहीं उष्मा, ठीक है। तो आप देख लो ये क्या है सर, ये एक तरह का यौगिक है, इसे यौगिक बोलते हैं। मेरे वही कह रहा हूँ ना कि आप बेसिक लेक्चर के बाद देख लो तो आपको चल जाएगा यौगिक क्या होता है। ये भी एक यौगिक है। अब जब एक यौगिक दूसरे यौगिक के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो भी भाई तो एक यौगिक ही बन रहा है। अब आपको बताओ ये बिना जो बुझा हुआ चूना होता है कैसा होता है सर, ये जो होता है ना ये लिक्विड स्टेट में होता है, द्रव्यावस्था में होता है, ठीक है। द्रव्यावस्था क्या बोल रहे हो सर, मैं बोल रहा हूँ द्रव्यावस्था इन द सेंस कि देखो बच्चों बुझा हुआ चूना आपको पता होना चाहिए, वो चूना पत्थर उसे जब पानी के साथ अभिक्रिया कराते हो तो बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, उष्मा निकलता है। फिर उसके बाद सर देखते हो आपको द्रव्यावस्था में आता है। और अगर सब अभी भी समझ नहीं आ रहा तो आप एक समझो जैसे कि ना, जैसे मान लो ये रोड है, ठीक है, ओके, हाँ ये रोड है। अब रोड जैसे बनता है तो यहाँ पे भाई वो ब्लैक ब्लैक कुछ कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बीचों बीच क्या करते हैं सर, ये जो था व्हाइट एक वो लेयर लगा देते हैं। अभी जो व्हाइट लेयर होता है ना बच्चों इसे ही कहते हैं सर हम बुझा हुआ, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है
है ना, जब इसे जल से अभिक्रिया करते तो हमें बुझा हुआ चूना मिलता है, पहले ये बिना बुझा हुआ चूना था, ठीक है। तो ये दो यौगिक के बीच अभिक्रिया हो गई, ठीक है। एक रिएक्शन और बता दो सर, हाँ एक और बता देता हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, ठीक है। और इसका नोट्स आपकी चिंता नहीं करना, ये जितने भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे नोट्स लिख दूंगा, आप वहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली। एक बार देख लेते रिकॉर्डिंग ऑन हुई है, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं बच्चों हमारे एक और एग्जाम्पल की बात, एक और एग्जाम्पल देख लो सर, S3H SO3H, इसको जब हम H2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बच्चों हमारा H2SO4 बनता है, आई बिलीव यही होगा, हाँ H2SO4 बनता है, ठीक है बच्चों। और ये जो होता है एक्वस सब्सटेंस बनता है। अब एक्वस क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? एक्वस, ठीक है, बनता है एक्वस इन की जलीय, ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो ये आपका दो यौगिक हो गया SO3, ठीक है, वाटर, ये क्या होता है सर, एक यौगिक होता है, ये भी एक यौगिक होता है और ये भी एक यौगिक बनाएंगे। तो आपने देखा जैसे दो या दो से अधिक यौगिक के बीच अभिक्रिया होगी तो सर हमारा नया पदार्थ बनेगा, वो यौगिक ही बनेगा, ठीक है। तो ये चीजें थी जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं बच्चों दो तत्व और यौगिक के बीच में। देखो इसके 3 केसेस मैंने आपको सिखाया है। केस नंबर 1 में मैंने आपको क्या सिखाया सर, 2 या 2 से अधिक तत्व के बीच में। केस नंबर 2 में 2 या 2 से अधिक यौगिक के बीच में। अब केस 3 है 2 तत्व और यौगिक के बीच। दो तत्व और यौगिक के बीच जब अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा देखते हैं, ठीक है बच्चों। दो तत्व और यौगिक के बीच आपको अभिक्रिया हो तो क्या होगा पता है। देखो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, के साथ जब O2 अभिक्रिया करता है बच्चों, ये यौगिक है, ठीक है। आपको यौगिक और तत्व पहचान में आना चाहिए। एक बार बताया, देखो तत्व जो होता है ना, जब सेम परमाणु, सेम एलिमेंट, सेम परमाणु, ठीक है, जब आपस में जुड़ते हैं तो हमारा तत्व बनता है, ठीक है। या फिर क्या होता है, तत्व जो होता है वो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यौगिक जो होता है ना, 2 से या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है, ओके, हाँ सर। अभी जब अभिक्रिया करते हैं तो बच्चों हमारा SO3H बनता है, SO3 बनता है और ये गैसियस अवस्था में होता है, ठीक है, एक्वस अवस्था में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखा। तो देखो हम लोगों ने 3 तरह के टाइप्स पढ़ा और भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आई में, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों संयोजन अभिक्रिया करने के बाद एक चीज़ हमारी और आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक रिएक्शन कराया था ना, CaO को जब मैंने H2 के साथ पास कराया था तो मेरा सर एक प्रोडक्ट बना था जिसको हम कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस प्लस हमारा उष्मा। अब सर देखो ये जो उष्मा होती है ना, उष्मा निकलती है, तो इसके आधार पे भी हम लोगों ने सर रासायनिक अभिक्रिया का वर्गीकरण कर रखा है ना, टाइप्स बना रखा है। तो कौन कौन सी टाइप्स होती है, तो देखो वो टाइप्स मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के 2 ही प्रकार हो सकते हैं। अब बच्चों देखो मैं इसे हटाऊंगा नहीं, मैं अब एक चीज बताओ, उष्मा कितने तरीके से, देखो कोई चीज है आप उसे कितने तरीके से देखो, जैसे उष्मा है, अब भाई दो पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई सब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगा, उसमें या तो उष्मा निकलेगी या फिर रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए हमें उष्मा देनी पड़ेगी। भाई 2 पॉसिबिलिटी बनती है, हाँ 2 पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसी के आधार पर जो रासायनिक उष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया है ना, उसके हमारे 2 पॉसिबिलिटी, जिसे हम 2 क्या बोलते हैं, संभावनाएं बनती है। अब वो संभावना कौन कौन सी है वो हम देखने वाले हैं, है ना। और ये संभावना, ये कोई संभावना नहीं है, ये मतलब कि जैसे एक प्रोबेबिलिटी है ना। तो देखते बच्चों, जो पहला हमारा आता है ना बच्चों, उसे कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी, ठीक है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वो सारी अभिक्रिया बच्चों, क्या बोला मैंने बोला वो सारी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पश्चात बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हाई उष्मा निकलती है, उस तरह की जो अभिक्रिया बच्चों उसको कहते हैं सर उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ कि सर वह सारी अभिक्रिया, ठीक है, वह सारी अभिक्रिया, मैं डेफिनेशन बोलूंगा, इससे अच्छा मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखा हुआ आ रहा होगा, आप उसे नोट करना, ठीक है। मैं बोलना चाहता हूँ कि बच्चों वो सारी अभिक्रिया जिसमें उष्मा जो होती है निकलती है,
उस तरह की जो अभिक्रिया होती है बच्चों उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। सर इसके उदाहरण बता दो। तो देखो पहला उदाहरण तो ये था ना CaOH2O, ये जब इसके साथ ये करेगा तो हमारा CaOOH का होल ट्वाइस बनेगा और इसके साथ अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा यानी कि हीट। तो ये पहला इसका एग्जाम्पल हो गया। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो सर कैल्शियम का जो आपका ग्रेफाइट वाला आइसोटोप होता है ना, मेरे बता दें C12 C13 C14 इसके आइसोटोप्स होते हैं। तो हम लोगों ने ग्रेफाइड वाला आइसोटोप लिया और इसको जब हम सर O2 के साथ पास करते हैं तो हमारा CO2 बनता है ना, CO2 बनता है प्लस अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो ये भी सर आपका क्या होगा सर, ये भी आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये टाइप्स हो गया। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हो डेफिनेटली। अब हम बच्चों नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं जिसका नाम है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया होती है उसे इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं सर, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब ये क्यों है भाई, क्यों इन द सेंस क्या है और इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, बिकॉज बच्चों इसको कराने के लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई लेवल पे हीट देने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन नोट कर लो कि वह सारी रिएक्शन जिसको कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उस तरीके की अभिक्रिया जो होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करो तो हाँ, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसको जब हम विक्रिया कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बहुत ज़्यादा हीट। और एक बात जो और कहूँगा बच्चों, देखो मैं यहाँ पे बार बार ना इसकी अवस्था नहीं लिख रहा हूँ, पेपर में अगर आप अवस्था नहीं लिखो तो नंबर कट जाएगा। ये गैसियस अवस्था में होता है, ये भी गैसियस अवस्था में होता है। ठीक है, आप अवस्था इसकी लिखनी है। तो आपका 2NO बनता है और इसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या देना पड़ता है सर, हीट देनी पड़ती है। ठीक है, तो आप इस कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा आपको दे रखा है सर आपके बुक में, वो दे रखा है सर कैल्शियम प्लस सल्फर। इसको जब आप ट्रेक कराओगे तो इसमें बहुत ज़्यादा ये जो डेल्टा का सिंबल है ना, इसको इसे ट्रायंगल जो सिंबल है, त्रिभुज का जो सिंबल है, इसको कहते हैं सर हीट देना। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में तो आपका CS बनता है। ठीक है, कार्बन सल्फाइड बनता है। ठीक है, तो इसमें भी आपका बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, CS2 बन जाता है आपका। ठीक है, तो बच्चों ये देखो हम लोगों ने पहले जो टाइप का विक्रिया था ना वो पढ़ लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ क्वेश्चन आपको बता दूं, है ना, आपके जो बुक में क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको सोच रहा हूँ बता देने के लिए। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ जो कि आपके बुक में होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस बच्चों देखो अभी तो इस पे तो कोई क्वेश्चन खास मुझे दिख नहीं रहा डेफिनेटली। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अब एक काम करता हूँ, आपको जो दूसरे टाइप का अभिक्रिया ना आज के क्लास में बच्चों देखो हम 2 अभिक्रिया पढ़ लेते हैं जो कि 2 बड़े बड़े अभिक्रिया है। ठीक है, एक तो सर हमारा ये संयोजन अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर ऊष्मा के आधार पर जो रासायनिक अभिक्रिया के भेद प्रकार वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक और रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर नहीं आज के लेक्चर में यहीं पे एंड करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली दूसरा रिएक्शन आता है उसे कहते हैं वियोजन, है ना। अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। हाँ भाई साहब, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या, देखो संयोजन अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो हमारे एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे सर संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। डीकंपोजिशन से उसका उल्टा, जब एक पदार्थ एक तत्व, पदार्थ कुछ भी हो सकता है, मैं पदार्थ ही बोलूंगा, ये पदार्थ तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। ठीक है, टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करे, उत्पादन करता है, तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है इसे कहते हैं सर वियोजन अभिक्रिया, जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बच्चों हम टाइप्स पढ़ लेते हैं ना, बिकॉज टाइप्स बहुत ज़्यादा है इसके, है टाइप्स नहीं मतलब इन द सेंस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, और हमारे बुक में एक क्रियाकलाप भी दे रखा है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो इसका दूसरा नाम है ना बच्चों, मैंने अभी दूसरा नाम देखा बुक में, इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपघटन। ठीक है, अपघटन भी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है सर, ऐसी वह सारी रिएक्शन जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों बुक हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, एक्चुअली देखो रीजन इधर क्या है कि मैं इसे लिखने पर तुरंत रफ इजली कर दे रहा हूँ ताकि आपके मन में एक डर पैदा रहे कि भाई साहब ये लिखने पर तुरंत मिट कर देंगे, इससे तो पहले याद कर लो, है ना, इसलिए। ठीक है, देखो अब मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपको, ठीक है, आपके बुक में उदाहरण दे रखूँगे। पहला आपको उदाहरण देखा CaOCO3 कैल्शियम। ठीक है, इसको जब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं
ठीक है। इसको जब हम तोड़ते हैं तो बच्चों हमारा बनता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। और इसमें बच्चों बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। और देखो ये जो होता है इसे चूना पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर है ना, संगमरमर, ये चूना पत्थर होता है, ठीक है। ये बुझा हुआ चूना होता है, सॉरी बिना बुझा हुआ, है ना सर, आप भी कंफ्यूज हो रहे हो ना, हाँ बिना बुझा हुआ चूना, और ये तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं बच्चों, इसमें मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, 2 मिनट, 1 मिनट, जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ देखो बच्चों, इसे कहते हैं बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, आपको तो नाम भी याद करना पड़ेगा, इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत ज़्यादा जलाया जाता है, हीट किया जाता है, तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाता है ना। तो ये इसका सर एक प्राइम एग्जाम्पल होगा, आपको ये रिएक्शन याद कर लेना, पेपर में आ सकता है ये रिएक्शन, और डेफिनेटली अगर आएगा तो 2 नंबर या 5 नंबर, 5 नंबर में अगर आएगा तो संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा, तो उनके प्रकार पूछेगा एंड ये सारा पूछेगा, ठीक है। बट प्रोबेबिलिटी में सच को तो कम है, क्योंकि यार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते साइंस में, ठीक है। अब सर इसके कुछ हम क्रियाकलाप देख लेते हैं, जो कि हमारे बुक में दे रहा है। क्रियाकलाप को इंग्लिश में एक्टिविटी कहते हैं, क्रियाकलाप, ठीक है। ये क्रियाकलाप कौन सा बच्चों, ये क्रियाकलाप जो है ना आपके बुक में है 1.5 वाला, ठीक है। अब ये क्रियाकलाप कहता क्या है, देखो ये क्रियाकलाप ये कहता है कि सर जब आप FeSO4 को FeSO4 7H2O, ठीक है, FeSO4 7H2O, इसको जब बहुत ज़्यादा हीट करते हो ना, तो आपका FeSO4 प्लस 7H2 बन जाता है। अब कुछ नहीं, देखो हम लोगों ने FeSO4 को अलग कर दिया, 7H2 को अलग कर दिया, ठीक है। ये होता है, ये जो होता है ना बच्चों, ये इनिशियली हरे कलर का होता है, हरे रंग का, ठीक है, हरे रंग का होता है। सर पहले अच्छे से लिखो आप, हाँ मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये हरे रंग का होता है, ठीक है, ठीक है, हरे रंग का। ये जो होता है ना बच्चों, ये जो आपका होता है ये हरा होता है और ये रंगहीन होता है, ठीक है, रंगहीन। भाई वो पानी का कौन सा कलर होता है आपको पता है नहीं ना, तो ये रंगहीन होता है, ठीक है। अब बच्चों फर्दर हम एक और क्लासिफिकेशन करते हैं, जब हम FeSO4 को फर्दर हीट करते हैं तो बच्चों हमारा क्या बनता है, बच्चों हमारा ये बनता है प्रोडक्ट, ये है हमारा प्रोडक्ट बच्चों Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, और ये जो होते गैसेस होते ये गैस बन के ऊपर निकल जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला बच्चों, मैंने बोला कि देखो FeSO4 फेरस सल्फेट, रुको इसको पूरा नाम को याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो FeSO4 को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो हमारा FeSO4 में बन जाता है और 7H2 में टूट जाता है, और ये जो होता है इनिशियली हरे कलर का होता है और बाद में भी हरे रंग का ही होता है, और ये रंगहीन हो जाता है, ठीक है। अभी जब FeSO4 को फर्दर हम हीट करते हैं तो हमारा Fe2O3 बनता है, Fe2O3 बन जाता है, ठीक है। देन उसके बाद सर हमारा SO2 एंड SO3 जो थी गैस बन के हमारे निकल जाते हैं, ठीक है। अब इसमें सर कुछ क्वेश्चन आता है, देखो ये तो हमारा हरे रंग का था, हरा होता है, ठीक है, और ये जो होता है ना FeSO4 ये भूरा रंग का होता है, ठीक है, भूरा, ठीक है। और ये जो होते हैं ना बच्चों, ये सल्फर की गैस, सल्फर गंध वाली गैस होती है, ये हमारा गैस बन के बाहर निकल जाती है। अब पेपर में अगर ये इससे क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन देगा कि भाई जब फेरस सल्फेट FeSO4 को हीट करते हैं तो हमारा X और X बनता है, इसमें जो X बनता है ना इसका आप कलर बता दो, तो कलर आपका पता होना चाहिए भूरे कलर का होता है, भूरा, ठीक है। क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, मैं क्वेश्चन लिख कर आया था, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन आपका आ सकता है बच्चों की जो फेरस सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जो आपका फेरस सल्फेट है उसका आपको रंग बताना है, तो बता सकते हो सर, हाँ रंग बता सकते हैं, कौन सा रंग है सर, भूरा। देखो फेरस सल्फेट FeSO4 ये रहा, इसे सर हरे रंग का होता है, ये रहा और ये रहा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं भाई किस प्रकार की विक्रिया है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी हम इसे तोड़ रहे हैं तो हमारे ये बन रहा है, यहाँ पे भी इसे तोड़ रहे हैं तो ये बन रहा है, तो वियोजन विक्रिया है। तो और भी कुछ आ सकते हैं। गर्म करने के बाद जो हमारे क्रिस्टल बनता है, जो इसे क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। गर्म करने के बाद जो हमारी क्रिस्टल, जो इसे हमने गर्म किया तो गर्म करने के बाद हमारा सर क्रिस्टल बना, सर क्रिस्टल कौन सा बना, ठीक है। तो गर्म करने के बाद जो आपका क्रिस्टल बना ना वो आप बता सकते हो, ठीक है। इस पदार्थ में ठोस पदार्थ कौन सा, इस प्रतिक्रिया में, इस अभिक्रिया में जो आपका ठोस पदार्थ है कौन सा, ये वाला है, ठीक है बच्चों, है ना। रासायनिक अभिक्रिया आपको लिखनी है और संतुलित करना, तो आप इसे संतुलित कर, देखो ये तो आप मेरे अकॉर्डिंग संतुलित है, इसे आपको संतुलित करने की आवश्यकता है, तो संतुलित कर लोगे कैसे, देखो यहाँ पे Fe के 2 है बट यहाँ पे तो एक ही है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो Fe के तो 2 हो गए। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सल्फर 2 है, और यहाँ पे सल्फर भी 1 और 1 2, सल्फर बैलेंस हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 और 2 8 है, यहाँ पे कितना है सर, यहाँ पे 3 3 6 और 2 8 है। तो हमारा जो सल्फर भी बैलेंस हो, मतलब ये सारे सर संतुलित अभिक्रिया और इसको हमने बैलेंस भी कर दिया है। ठीक है, तो ये सब आता है वियोजन अभिक्रिया में। ठीक है, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, ये आपको क्रियाकलाप आपके बुक में दे रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर, वो आता है सर पोटेशियम क्लोरोमेट, है ना, क्लोरोलेट का अपघटन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, KCl बोलते हैं उसे। ठीक है, KCl। ठीक है, ठीक है, जो KCl नहीं, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं बच्चों। पोटेशियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है KClO3। इसको जब हम हीट देते हैं, बहुत ज़्यादा उष्मा देते हैं, तो ये टूट कर हमारा सर 2KCl प्लस 3O2 में टूट जाता है। हाँ, और ये रिएक्शन आपको याद कर लेना, बिकॉज यार ये रिएक्शन बहुत पेपर में आता है। ठीक है, आपको पेपर में क्या करेंगे, ये सर पोटेशियम क्लोराइड दे देंगे। ठीक है, ठीक है, इससे जब टूटता है तो हमारा पोटेशियम क्लोराइड बनता है, फिर हमारा ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो आपको ये दे देंगे और ये बोल देंगे x है और ये y है, तो अभिक्रिया को पहचानो और x और y का नाम बताओ। तो ये पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है, x और y को पहचानो और इसका नाम बताओ। तो आपको x पता होना चाहिए, y पता होना चाहिए, तो आप कर सकते हो। और ये चीज़ है। ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये चीज़ देखो हमारे यहाँ पे खत्म होती है। अब एक हमारा चीज़ आता है जल का अपघटन। जल बच्चों बन चुका है फिगर हमारे सामने। देखो बच्चों, हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई साहब जल का विद्युत अपघटन करो। ठीक है, तो जल का विद्युत अपघटन हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले सर हम एक डायग्राम बनाते हैं। आपको कुछ इस तरह का डायग्राम आपको पेपर में बनाकर आना है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि बच्चों हम लोगों ने क्या किया। पहले तो इसे क्या बोलते हैं सर, इसे आप क्या बोलते हैं सर? आप इसे गिलास ट्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने एक ट्यूब ले रखा है, गिलास ले रखा है। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया बच्चों, हमने 2 पार्ट बना रखा, एक कैथोड का पार्ट, एक एनोड का पार्ट। ठीक है, इस कैथोड के पार्ट को और एनोड के पार्ट को उन्होंने 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और हम लोगों ने बीच में जो है ना, ये ग्रेफाइट रोड है। ठीक है, ये ग्रेफाइट रोड है। अब देखो जैसे हम लोग बैटरी को ऑन करेंगे ना, तो जो हमारा ऑक्सीजन होगा ना बच्चों, वो हमारा कैथोडिक पार्ट से निकलना शुरू कर देगा। ठीक है, कैथोडिक पार्ट से, सॉरी एनोड से हमारा क्या करेगा सर, एनोड से हमारा सर ऑक्सीजन निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा जो जल होगा ना बच्चों, ये कैथोड से हमारा निकलना शुरू हो जाएगा। सॉरी, जल नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी बच्चों, सॉरी, जल नहीं, हाइड्रोजन। जो आपका हाइड्रोजन है ना, ये हमारा किससे निकलना शुरू हो जाएगा सर, कैथोड से निकलना शुरू होगा। और हमने उसमें क्या करेगा, जल भर रखा है। ठीक है, तो ये आपको पेपर बना कर आना है। और इससे आपको एक और चीज पूछ सकता है, देखो बच्चों, जैसे कि हमारा 2H2 है, सॉरी H2 है, जब इसे O2 से विक्रिया करता है तो हमारा H2 बनता है। तो ये तो सर हमारा संयोजन विक्रिया हो गया ना। हाँ, ये आपका संयोजन विक्रिया हो गया। लेकिन उसी H2H2O को विद्युत अपघटन से जब हम करते हैं तो हमारा 2H2 प्लस O2 में हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये आपका जल का विद्युत अपघटन होता है ना, आप इस तरीके से करते हैं। और ये जो आपका संयोजन विक्रिया होगा और ये वियोजन अभिक्रिया का प्रकार आ सकता है। पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा सर? पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जल का विद्युत अपघटन हम कैसे करते हैं, पूरा एक्सप्लेन करो। तो आप डेफिनेटली इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, और आपके बुक में भी, मैंने जो लैंग्वेज बुक में जो है ना, आपके बुक में भी सेम चीज जो है ना आपका यूज किया गया है। ठीक है, बट उन लोगों ने यहाँ पे रबर लगा दिया, तो आप रबर भी लगा सकते हो, बट ठीक है, तो ये चीज होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हमारा नेक्स्ट का टॉपिक, जिसका अर्थ है प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, फिर हम कुछ क्वेश्चन करके हम अलविदा लेंगे आपसे। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम लोग 2 ही रिएक्शन पढ़ रहे हैं, 2 रिएक्शन बहुत बड़ा है। ठीक है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाशिकीय वियोजन अभिक्रिया, आप अब अटन भी लिख सकते हो, कोई भी, दोनों का अर्थ सेम होता है। प्रकाशीय वियोजन, इसमें सर हम क्या लेते हैं सर, इसमें चाइना डिश हम लोगों ने सुना होगा ना, HI। ठीक है, HI होता है। इसे जब पैरावैग्निक पैरावैग्निक किरण, यानी जिसे UV रे कहते हैं, इसे जब पास करते हैं तो हमारा H2 प्लस I2 में टूट जाता है और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो होता है सर हमारा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होता है। इस अभिक्रिया का जो यूज होता है सर, ये फोटोग्राफिक में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें थी जो कि मैंने आपको बता दिया। क्यों रिवीजन करें? हाँ, क्विक रिवीजन करा दो सर। देखो हम लोग अभी मिटाई दो यार, इसे अब क्या लिखना। देखो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा सर, हम लोगों ने अभी टोटल पूरा ही चीज़ पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, 2 प्रकार हम लोगों ने पढ़ा। पहला हम लोग संयोजन अभिक्रिया पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया में क्या क्या होता है ये सब चीज़ देखा। फिर हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया में जो ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा के आधार पर हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर सर हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ा, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। फिर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा था FeSO4 7H2 वाला, है ना। फिर हम लोगों ने बच्चों क्या देखा था, हम लोगों ने देखा सर जल का विद्युत अपघटन करते तो क्या बनता है। फिर पोटेशियम क्लोराइड का, है ना, अपघटन करते तो क्या बनता है। एंड प्रकाशीय वियोजन हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते जो कि आपके बुक में आए हुए, सॉरी बुक में है और आपके एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आपको लिख के लाया था आपके लिए।
देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहला आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई साहब जो आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ऊष्माशोषीय अभिक्रिया इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है सर, ऊष्माक्षेपीय एवं ऊष्माशोषीय अभिक्रिया का अर्थ बताइए। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ ना, ऊष्माक्षेपी, मैं बोल देता हूँ, ठीक है, मैं लिखूंगा बहुत टाइम लगेगा, या फिर आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं, आप लिख लेना। पहला क्वेश्चन आपको देगा कि भाई साहब ऊष्माशोषीय अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या क्या अर्थ होता है और इसका आपको उदाहरण सहित अर्थ बताना है। आप लिख सकते हो शोषण। देखो बच्चों को एक सीबीएसई बोर्ड में अभिक्रिया ये क्वेश्चन बार बार आता है। शोषण जो होती है ना बच्चों, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। आपको स्पष्ट करना भाई साहब ये कैसे अभिक्रिया होती है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक्चुअली सीबीएसई है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 2011-2019 में भाई साहब क्वेश्चन आ रखा है, तो इस बार भी आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है सर, शोषण जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, शोषण जो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, आपको इसे प्रूव करना है। तो आप सोचना कल दिमाग में क्या है भाई साहब इसका आंसर बनने वाला है, मैं इसका आंसर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। कल वियोजन अभिक्रिया क्या होती है सर, और देखो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है आपको ये बताना, और इसको संयोजन अभिक्रिया का हम विपरीत क्यों कहते हैं। तो भाई साहब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है बता सकते हो ना, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आप दे सकते हो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ठीक है, ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो पहला तो हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। उस देखो अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाना है। मैंने कल बताया था ना आपको अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है ना, उसमें कुछ मैंने आपको ऐसा बताया था कि यहाँ पे कुछ है ना पीला कलर का पीपीटी ना, प्रीपिसेट बोलते हैं, अवक्षेप बन जाता है, इसे अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आपको कुछ सोच कर आना, ठीक है। इसके जो आंसर होंगे वीडियो कल क्लास स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले मैं सारे आंसर डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये होमवर्क है आपके, मैंने जो पढ़ा है उसके होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट चीज आता है कि जैसे कि काटने के बाद, देखो यहाँ पे लिख रखा है, रुक जाओ, हाँ देखो ये क्वेश्चन जो क्या है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। काटने के बाद खुला रखा हुआ केला या फिर कोई भी जो फल होता है वो काला पड़ जाता है। आप लोग देख रहा होगा, जैसे कि मान लो ये मैंगो है सर, आपका मैंगो बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है ना, ये मैंगो नहीं कुछ और ही लग रहा है, ठीक है। जैसे ही मान लो मैंगो है आपका, ठीक है, आपका नहीं हमारा, ये मैंगो है, आप मैंगो को मैंने बीच से कट कर दिया तो कुछ समय बाद होगा ना इसमें ब्लैक कलर की क्लोटिंग हो जाती है, ब्लैक कलर का काला पड़ आ जाता है। तो ये क्यों आता है, आपको इसका रीजन बताना है, ठीक है। तो आप रीजन कल सोच के आइएगा, मैं आपको इसका रीजन बता दूंगा, 10 मिनट पहले मैं बोल रखा है ना बता दूंगा, ठीक है। तो 10 मिनट पहले मैं इसका रीजन बता दूंगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आया रखा है कि भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। ये क्वेश्चन मुझे पता है, जो मैंने आपको केमिस्ट्री का बेसिक पढ़ाया था ना, उसमें आपको दिया था ना, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या उदाहरण होता है, क्या क्या अंतर होता है, और इसके उदाहरण सहित आपको बताना। और ये सीबीएसई 2011, हाँ सीबीएसई को 2011-12 में आपसे क्वेश्चन आ रखा है। तो क्या होती है बताएगा कोई मुझे, हाँ सर बता देते हैं ना। देखो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पदार्थ की गुण चेंज हुआ था, नया पदार्थ बनता है, जबकि सॉरी भौतिक यानी कि फिजिकल चेंज में किसी भी तरह कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होता है ना, उसमें आपको कोई फिजिकल सब्सटेंस बन जाता है, जैसे कि है ना दूध का फटना, दूध से दही बनना। अब मैं जैसे कागज है, जैसे ही कागज है, अब मैंने कागज को फाड़ दिया, तो पहले भी कागज था अभी भी कागज है, तो इसमें कोई नया पदार्थ थोड़ा ना बना। पेड़ को मैंने काट दिया तो पहले भी कागज था, पेड़ पहले भी वही था और अभी भी वही है। अब अगर मैंने पेड़ को जला दिया तो इसकी आवृत्ति चेंज होगी, ये तरह की रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लेक्चर को ये पे एंड करते हैं, ठीक है। मेरा लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। कल जो होगा बच्चों, ये जो मैंने आपको कुछ होमवर्क जो क्वेश्चन दिया, होमवर्क क्वेश्चन आपको पूरा एजिटीज यहाँ पे आ रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है। कल मैं इसको डिस्कस करूँगा, 10 मिनट में कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों हम ये पूरा शुरू करेंगे इसका लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम इस चैप्टर को हम पूरे तरीके से खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग आई थिंक देखो कल लेक्चर नंबर 3 होगा, है ना, कल जो होगा लेक्चर नंबर 3 होगा। इसके बाद लेक्चर नंबर 4 भी मिलूंगा यार। देखो पहले नंबर तो मैंने 3 लेक्चर दे रखा है, ये लेक्चर जो होगा लेक्चर नंबर 4 एक्स्ट्रा लेक्चर होगा। मैं इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत ना हो, जितने भी हमने पढ़ा वो सारा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 में तो चैप्टर को हम एंड कर देंगे, और कुछ जो एक्स्ट्रा टॉपिक है ना, लेकिन जो हमारे बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड में आ रहे होंगे, जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं है ओबियसली, तो उसको हम लेक्चर नंबर 4 में करेंगे, और कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और ठीक है ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, है ना, अगले क्लास में। और सबसे पहले मैथमेटिक्स का लेक्चर जाकर देख लेना, ठीक है। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, अच्छे से पढ़ो और
अच्छे से पढ़ो, ठीक है।